प्रोग्राम एंकर्स व्यू में आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज का हमारा टॉपिक है कि आम इंतखाबात के हवाले से क्या डेट तजवीज़ की जाती है, इलेक्शन कमीशन क्या डेट सामने लेकर आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा समाअत हुई और 11 फरवरी का नाम आया, जिसके बाद सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए कहा गया। और इस वक्त अपडेट इस पर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के लिए 11 फरवरी की तारीख तजवीज़ कर दी है। हमारे नुमाइंदे रेहान शेख हमारे साथ हैं, ताज़ा तरीन तफसीलात उनसे जानते हैं। रेहान, बताइएगा, सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई और अब ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने खत भी लिख दिया है, 11 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई है, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए तमाम अफवाहें और जो हैं वो दम तोड़ गई हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे के लिए तारीख तजवीज़ कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बाकायदा तौर पर ख़त लिखा है और ख़त में ये कहा है कि हमने जो 11 फरवरी के लिए जनरल इलेक्शन यानी कौमी असम्बली के इलेक्शन और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने चाहिए, ये उन्होंने एक ख़त लिखा है और उसमें 11 फरवरी की जो तारीख़ है वो तजवीज़ कर दी है। इतवार का रोज़ ये बनता है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये मामला उठाया था और इलेक्शन कमीशन के वकला ने उधर 11 फरवरी का ही तस्करा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले सदर मुमलिकत से मुशावरत की जाए, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर चारों मेंबरान समेत दीगर लोगों ने मुलाकात की थी और इलेक्शन कमीशन दोबारा पहुंचे, एक इजलास बुलाया। इसके बाद अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर सदर मुमलिकत को ख़त लिखा है और 11 फरवरी को जनरल इलेक्शन की 11 फरवरी की तारीख खत में लिखी गई है, लेकिन इससे पहले जो खबर आ रही थी उसमें ये तफसीलात थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 तारीखें तजवीज़ की जाएंगी सदर मुमलिकत को, जिसमें से 18 जनवरी है, 4 फरवरी है और फिर 11 फरवरी है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें सिर्फ 11 फरवरी का जिक्र है, तो क्या इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन जब भी सदर मुमलिकत के पास जाता है तो एक तारीख नहीं मुख्तलिफ तारीख होती हैं और उसको तारीख को एक सदर मुमलिकत जो है वो इसको भी तजवीज़ किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की 3 तारीखें जो हैं वो सामने रखी थी और इन तीनों तारीखों में इतवार बनता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बतलाया कि इलेक्शन की तैयारियाँ, डिलिमिटेशंस और दीगर चीज़ें जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। इस वक्त मौसम की सूरत हाल और दीगर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल था कि 11 फरवरी इन 3 तारीखों में से सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ये सदर मुमलिकत के समझा जाएगा इस खत से, क्या ये समझा जाएगा जो कुछ ही देर पहले मुलाकात हुई है उसमें किसी हद तक इस बारे में 11 जो डेट थी यानी 11 तारीख थी जो फरवरी की, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस था? क्या इससे ये समझा जाए, क्योंकि पहले 3 डेट्स आ रही थी और 11 फरवरी का तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन अदालत में भी कह चुकी। जी बिल्कुल, देखिए 11 फरवरी का तो इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी अरसे से सोचा हुआ था और तारीख भी तय कर ली हुई थी, सिर्फ इसका डिस्क्लोज़ नहीं किया था। आज सुप्रीम कोर्ट में उनके वकला ने जब डिस्क्लोज़ की तारीख तो अदालत उज़्मा ने यह कहा कि आप यहाँ पर डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, क्या कानूनी तकाज़े पूरे किए, सदर मुमलिकत से आपने इस मामले में मुशावरत की है? तो जवाब आया नहीं की, तो उस पर उन्होंने कहा कि पहले मुशावरत करें और आज की तारीख में डिसाइड करें कौन सी तारीख है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन पहले ही 11 फरवरी दे चुका था तारीख। फिर जब सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई तो उसके अंदर प्रपोजल्स उन्होंने रखी, 28 जनवरी को भी मुमकिन है, 4 फरवरी को भी और 11 फरवरी, ये 3 तारीखें इलेक्शन के लिए सूटेबल हैं, इतवार है। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन एक मल्टी चीज़ों को देख रहा है, इलेक्शन के लिए इसकी तैयारियां हैं, डिलिमिटेशन है। जब सदर मुमलिकत साहब से इलेक्शन कमीशन की मुलाकात होगी, उस मुलाकात के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि मुश्तरका जो बातचीत हुई है और बाहमी तौर पर इस डेट के ऊपर इत्तफाक किया गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है कि अभी दोबारा से खत लिखा गया है, मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है और ये खत दोबारा सदर मुमलिकत को लिख दिया गया है कि जी 11 फरवरी को हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को जो उनसे मुशावरत हुई उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इंटरनल अपनी मुशावरत की, उसके बाद ये ख़त लिखा और 11 जनवरी की जो फरवरी की जो तारीख़ है वो तजवीज़ की है। सदर मुमलिकत इसको क्या करते हैं इसके बारे में वो तो ऐवान सदर ही बताएगा। जब उधर से तारीख़ ओके होगी उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन एक पोलिंग डे का शेड्यूल जारी करेगा, जिसके अंदर बड़ा वाजिया तौर पर
पर एक पूरा शेड्यूल होता है, उसमें पोलिंग डे का तस्करा होगा। उससे पहले तमाम डिटेल होंगी कि इसके अंदर कागजात नामजदगी, फिर उन पर एतराज़ात, फिर एतराज़ात के हवाले से उनको सिंबल्स और दीगर चीज़ें जो अलॉटमेंट होंगी, वो एक लंबा शेड्यूल है। उसके तो अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जब इसके ऊपर जवाब का इंतजार किया जाए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट दोबारा पहुंचना है और इलेक्शन कमीशन ने कल की जो उनकी पेशी है उसमें बताना है अदालत को कि क्या डेट फाइनलाइज की है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह एक इलेक्शन कमीशन का ये लेटर सामने आया है सदर मुमलिकत को जो लिखा गया है, गुमान यही किया जा रहा है कि वान सदर की जानिब से भी कोई इलामिया, सर्कुलर या प्रेस रिलीज़ एक जारी हो सकती है, जिसमें यह बताया जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एक ख़त मौसूल हुआ है 11 फरवरी का, उसको हम फाइनल करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये तो वान सदर बतलाएगा। उसके बाद जब तारीख फ़ाइनल होगी तो उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन का शेड्यूल देगा और उसमें पोलिंग डे 11 फरवरी होगी। लेकिन अच्छा, ये सारी तफसीलात तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है उसमें भी सामने आई है और हल्काबंदियों से रिलेटेड चीज़ें हैं और उसके बाद जो एतराज़ात हैं उनके जमा कराने से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज बहुत ही क्लियर डायरेक्शंस थी कि आप सदर मुमलिकत से मुशावरत करें और फिर उस मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मिलने गए हैं सदर मुमलिकत से, 1 घंटा उनकी मुलाकात जारी रही और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था इसमें कोई ना कोई डेट अनाउंस की जाएगी और 3 तारीखें जैसा कि रूल है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जाता है, वो फॉर्मेलिटी तो जरूर पूरी की गई है, लेकिन फिर एक दोबारा से एक सूरत हाल को कंफ्यूज करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक खत लिख दिया गया है सदर मुमलिकत को, उसमें सिर्फ एक ही तारीख दी गई है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सदर मुमलिकत उससे कोई डिफरेंट राय रख सकते होंगे जब उन्हें एक ही तारीख दी गई होगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो ये सदर मुमलिकत के पास गए थे और इन्होंने यकीनी तौर पर मुख्तलिफ तारीखें रखी होंगी, कोई मजबूरियाँ बयान की होंगी, कोई मौसम की सूरत हाल बताई होगी, मुमकिन तौर पर शायद उन्होंने सदर मुमलिकत को कायल भी किया हो, जिसके बाद ये एक ख़त लिखा गया है इलेक्शन कमीशन का। शायद ये ख्याल हो कि सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के ख्याल से 11 फरवरी सारी चीज़ें नहीं चलेंगी ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्लियर डायरेक्शंस थी कि सदर ने ही तारीख का ऐलान करना है और इलेक्शन कमीशन को उनके पास जाना है मुशावरत के लिए, तो इवेंचुअली तो सदर ने ही तारीख अनाउंस करनी है और अगर उन्हें 3 तारीखों के बजाय सिर्फ 1 तारीख दी जाएगी तो क्या आपको लग रहा है कि ये कंफ्यूजिंग नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए मैं वही बात करने वाला था, बात मेरी अधूरी रह गई। आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर चारों मेंबरान सदर मुमलिकत के पास गए, 3 तारीखें डिस्कस की, मेरे कहने का मकसद ये था कि मुमकिन तौर पर हो सकता है इलेक्शन कमीशन ने तीनों तारीखें सामने रखी और सदर को कायल किया हो कि 11 फरवरी हर लिहाज से सूट करती है, हम इसका बाज़ाब्ता तौर पर आपको लेटर भी लिख देते हैं, फिर आप इसको आप कंफर्मेशन भी कीजिएगा, क्योंकि जो सदर को ख़त लिखा है उसमें सिर्फ एक ही तारीख है और बाकी जहाँ तक बात रह जाती है पोलिंग डे की तारीख तो अनाउंस हो जाएगी, बाकी की बात है शेड्यूल की, वो इलेक्शन कमीशन की अपनी डोमेन है, वो इलेक्शन कमिश्नर जब सदर मुमलिकत से मिलने गए थे और उसके बाद जब वो वापस आए हैं तो बड़ी खुशगवार उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें मूड बहुत अच्छा उनका नजर आ रहा है, उससे हम अगर अंदाजा लगाएं तो लग ये रहा था शायद कोई इत्तफाक राय पैदा हो गया होगा। तो क्या ऐसी कोई खबरें हैं कि सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान इत्तफाक हुआ? जी बिल्कुल, देखिए जो उनकी मुलाकात ख़त्म हुई है और उसके बाद वो तस्वीर और कुछ वीडियो भी सामने आई हैं, उसके बाद सबसे बड़ी इसकी निशानी ये है कि इस जो ख़त लिखा गया है इसमें 28 जनवरी 4 फरवरी का जिक्र नहीं, सिर्फ 11 फरवरी का है। तो हो सकता है मुमकिन तौर पर शायद सदर मुमलिकत को इस चीज़ पर कायल कर लिया हो, तभी एक बड़ी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बड़े हौसले के साथ सिर्फ एक डेट जो है वो लेटर में लिखी है। अमूमन होता ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ डेट्स दी जाती हैं और ये भी होता है अमूमन ये कह दिया जाता है कि 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक जो है वो इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। उस वीक के अंदर सदर मुमलिकत को एक तारीख तजवीज़ कर देता है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन क्या खबरें आ रही हैं, कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सदर मुमलिकत की जानिब से इस पर इस लेटर का रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा? क्योंकि कल समाअत है और यकीनी तौर पर सारी चीज़ें उससे पहले मुकम्मल करके कल अदालत में जवाब जमा कराना है इलेक्शन कमीशन को।
जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर सूरत कल इलेक्शन आज तारीख का ऐलान किया जाए, कल दोबारा समात ही है। लेकिन चूंकि मैं इलेक्शन कमीशन में हूँ, अब सारी नज़रें जो हैं, इलेक्शन कमीशन ने तो अपना पत्ता खेल लिया और ख़त लिख दिया। अब सारी नज़रें सदर मुमलिकत और ऐवान सदर पर हैं कि वो इलेक्शन कमीशन की इस तजवीज़, इस प्रपोज़ल को क्या करते हैं। अगर सदर मुमलिकत इस तारीख को एक्सेप्ट करते हैं तो कल सुप्रीम कोर्ट में बतलाया जा सकता है। ये भी मुमकिन है कि आज इलेक्शन कमीशन कोई बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी ना करे और इसी तरह सदर मुमलिकत भी कुछ ना बताएं। जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट जाकर बतलाया कि हमने इलेक्शन की तारीख 11 फरवरी जो है वो एक जहन में रखी हुई थी, तो हो सकता है जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन ने सरप्राइज दिया था, हो सकता जानते होंगे कि कुछ दिन पहले सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया था कि उनसे आके मीटिंग की जाए और उस मीटिंग के ऊपर इलेक्शन कमीशन से जवाब ये आया था कि इलेक्शन का तयन करना, डेट का तयन करना हमारा मैंडेट है, हम कर लेंगे, और मीटिंग नहीं हो पाएगी। आज जब अदालत ने अपना फैसला लफ्जी तौर पर जब बयान किया तो उसमें भी और तहरीरी तौर पर भी कहा कि आपको सदर मुमलिकत से इस पर मुशावरत कर लेनी चाहिए। सो हैविंग सेड दैट देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ कंफ्यूजन। अब ये जो सिचुएशन और अभी भी ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया, अभी भी ऐसा लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उसके मुताबिक अमल दरामद नहीं कर रहे। एक फॉर्मेलिटी के लिए वो ज़रूर वहाँ गए हैं और उन्होंने सदर मुमलिकत से मुशावरत भी की है। ज़ाहिर ऐवान सदर गए हैं, उनकी वहाँ से टाइम लेके उनके पास से 1 घंटा उन्होंने गुजारा है। अटर्नी जनरल भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इस पर मजीद भी हम तबसरा कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी मौजूद हैं। तारिक साहब, सूरत हाल आपको क्या लग रही है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह क्लियर कट डायरेक्शंस थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत के पास जाएं और उनसे मुशावरत करें और उसके बाद तारीख का ऐलान करेंगे सदर मुमलिकत। इससे पहले भी ये एक्सरसाइज हो चुकी है और 3-4 महीने इसमें ज़ाया हो गए थे। उस वक्त तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते थे कि सदर मुमलिकत को इख्तियार ही नहीं है तारीख देने का और हम क्यों उनसे मुशावरत करें। लेकिन इवेंचुअली आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये डायरेक्शंस दी और उनको जाना पड़ा। लेकिन अभी भी ये चीज सामने आई है कि 3 तारीखें उन्होंने नहीं दी, एक ही तारीख दी है जो खत उनमें उन्होंने लिखा है सदर मुमलिकत को। आपको क्या लग रहा है, क्या सूरत हाल है? देखिए, मुझे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं लग रही कि अब आपने 3-4 बातें की। एक आपने कहा कि इससे पहले तारीख क्यों नहीं दी और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया कि तारीख देना सदर साहब का काम नहीं है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डायरेक्शन नहीं दी थी कि जाके सदर साहब ने तारीख अनाउंस करनी है या चीफ इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है। उस वक्त जो उसके बाद जब आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले इलेक्शन के रूल्स में 2017 का जो एक्ट 30 था उसमें कुछ तरमीम हुई थी, उसके बाद जो थे वो मामला कुछ और तरह के हो गए। आज जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि आप जाएं और जाकर सदर साहब से मुशावरत करें और सदर साहब जो है उस पर फिर किसी तारीख की अनाउंस करें, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके सेक्रेटरी और उनका अमला जो है सदर साहब से मिला है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उसमें मौजूद थे। वापसी पे आके सदर साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक खत लिखा है जिसकी कॉपी आपके पास पहुंच चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे नजदीक जो मजवजा तौर पर जो मेरा प्रपोजल है वो ये है कि 11 फरवरी को इलेक्शन कराए जा सकते हैं। अब सदर मुमलिकत की ये मर्जी है कि वो 11 तारीख को ही इसको अनाउंस कर दें। तो तारिक साहब, बात वहीं आ गई ना, 3 महीने 4 महीने पहले की बात ही आ गई जब उस वक्त कहा जा रहा था कि सदर मुमलिकत ने तारीख देनी है, उनका प्रेरोगेटिव है। उस वक्त तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिल खोल के कह रहे थे कि नहीं, आपका इख्तियार नहीं है, तारीख हम देंगे, और उनसे मुलाकात करने के लिए भी नहीं गए या उनसे मुशावरत भी नहीं की गई। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डायरेक्शन दी है तो वो चुप करके उनसे मुशावरत करने चले गए हैं। और साथ में अगर हम ऐड मजीद ये भी करें कि जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने भी आज ये कहा है, रिमार्क्स दिए हैं कि आइन को रीराइट किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो ऐसी सूरत हाल में तो उनको पहली फुर्सत में इस्तीफा दे देना चाहिए था। देखिए, अब ये तो आपकी सजेशन है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या फिर ये है कि ये उनकी मर्जी है कि वो इलेक्शन कमीशन साहब इस्तीफा देना पसंद करते या नहीं देना पसंद करते। इस वक्त बहस और बात पे हो रही, बहस इस बात पे हो रही है कि क्या जो तारीख देने का इख्तियार किसका था और किसका नहीं था। उस वक्त मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक लिखा, बाकायदा तौर पर खत लिखा कि वो मुशावरत करना चाहते हैं, फिर ये मुशावरत हुई। उसके बाद जो सदर साहब की तरफ से आया था, सदर साहब ने भी तजवीज़ दी थी कि फलां तारीख जो है वो उस तारीख को 90 दिन पूरे होते हैं। उन्होंने भी तारीख का ऐलान नहीं किया था, तो बहुत सी आईनी कन्फ्यूजन थी। सारे जो आईनी अहदेदारों की जानिब से हर कोई अपनी अपनी मर्जी से अपने आप को जो है अपने आईनी इख्तियारात का जिक्र भी कर रहा था और साथ कोई हतमी डेट देने से गुरेजा थे। उस वक्त तो आइन की जिस तरह से इंटरप्रिटेशन की गई जस्टिस उमरता बंदियाल और उनके
जो साथी ब्रदर जजेस थे, उसको तो जिस तरह से एक मखसूस सहाफती हल्के ने तनकीद का निशाना बनाया, आज वही पूरी एक्सरसाइज हो रही है। फर्क सिर्फ यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं और उन्होंने भी सेम कानून के मुताबिक फैसला करने की कोशिश की और डायरेक्शन दी हैं। लेकिन चीफ जस्टिस के इस फैसले के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज जिस तरह उनके पास गए और 3 तारीखें देनी थी, 3 में से अभी भी सिर्फ एक ही तारीख दी है, तो डोंट यू थिंक कि इसमें कोई तजाद नजर आ रहा है? देखिए, जो जराये से बात तो यही सामने आई थी कि 3 तारीखें दी हैं, एक 28 की तारीख है, एक 4 फरवरी की तारीख है और 11 फरवरी की तारीख दी है। अब भी मैं ये बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगर एक तारीख दी है तो सदर मुमलिकत के पास इस बात का इख्तियार होगा कि उस तारीख की बजाय कोई और तारीख भी दे सकते हैं। हमें सदर साहब के खत का, सदर साहब की तरफ से प्रेस रिलीज का या अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए कि अब उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स सामने आता है। उससे पहले हम जो बात भी करेंगे वो मफरूजे पर मबनी होगी। अभी सदर साहब को खत लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उसकी कॉपी सामने आ गई। अब हो सकता है कि आज रात या कल सुबह चीफ जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपने जो लॉ डिपार्टमेंट है, जो उनका लॉ सेक्शन है, उससे बात करके और उसके बाद कोई उनकी तरफ से अनाउंसमेंट सामने आ जाए। वो तारीख 11 फरवरी भी हो सकती है और 11 से पहले भी हो सकती है, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करेगा उसके बाद 54 डेज आईनी एक तकाजा है इंतखाबी मुहिम चलाने का और इंतखाबात के सारे प्रोसेस को मुकम्मल करने का। तो अगर हम फर्ज कर लें कि 5 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऐलान करता है जी कि हमने तारीख दे दी है, शेड्यूल दे दिया है, उसके बाद देखना यह है कि 54 डेज कब पैदा होते हैं। साथ ही मौजूद रहिएगा। पूरे दिन जो प्रैक्टिस हुई है आज अदालती कार्रवाई पर, क्या अब तक चीज़ें सामने आई हैं, वो तमाम तर बुलेट पॉइंट्स जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफजल जावेद, हमारे नुमाइंदे। अफजल जावेद, आज एक तवील कार्रवाई थी, वक्फा हुआ, वक्फे के बाद दोबारा कार्रवाई की गई, पूरे दिन क्या रही कार्रवाई अदालती, आगाह कीजिएगा। आज तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा देर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से दायर आइनी पटिशन थे, उस पर तमाम फ्रीकैन की जानिब से दलाइल दिए गए। बैरिस्टर अली जफ़र की जानिब से दलाइल दिए गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील है फ़ारूक नाइक, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक़ सदर आबिद ज़ुबैरी साहब, उन्होंने भी दलाइल दी और तमाम फ्रीकैन की जानिब से जो दलाइल दिए गए थे उसमें नुकता सिर्फ एक ही था कि तमाम स्टेक होल्डर मुल्क में आम इंतखाबात के लिए एक डेट चाहते हैं। वो ये तमाम जो वकला थे वो सुप्रीम कोर्ट से यही मुतालबा कर रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी इस्तदा की जा रही थी कि आज के रोज़ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद बनाया जाए कि वो मुल्क में आम इंतखाबात के लिए कोई एक टाइम फ्रेम बता दे, एक डेडलाइन दे दे कि कब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क में इंतखाबात करवाना चाहता है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को जब रोस्टर पर बुलाया, उनसे इस्तफसार किया कि उन्होंने पिछली अपनी हेयरिंग में भी डायरेक्शन दी थी कि इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम प्लानिंग से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह करे कि किस तरीके से और कब इंतखाबात करवाने चाहते हैं। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वो 29 जनवरी तक तमाम हल्का बंदी और दीगर तमाम इंतजाम को मुकम्मल कर लेंगे और हमने 2 जो तारीखें, एक 4 फरवरी जब हफ्ता बनता, इतवार का दिन बनता था, और एक 11 फरवरी वो भी छुट्टी का रोज़ था। हम चाहते हैं कि इतवार के दिन जब आम पब्लिक हॉलीडे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने के लिए जो है आएँ, तो लिहाजा 11 फरवरी की जो तारीख है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस आम इंतखाबात के हवाले से आगाह कर दिया और ये भी कहा कि ये तजवीज़ आप इस पर सदर पाकिस्तान से कंसल्टेशन करने के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पाबंद नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मामले पर सख्त भरमी का भी इजहार किया और उन्होंने 2 टोक अल्फाज में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुकाम को इस बात का पाबंद बनाया कि वो फौरी तौर पर ऐवान सदर जाएँ, सदर पाकिस्तान से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से 11 जो फरवरी की डेट दे रहा है उस पर उनसे कंसल्टेशन और ये जो तहरीरी अफजल तहरीरी हुक्मनामा था एक उसमें और एक अदालत में, कोई ऐसी मजीद मुशावरत के हवाले से दी गई थी डायरेक्शंस अदालत की जानिब से? बस एक आम अंडरस्टैंडिंग यही थी कि इलेक्शन कमीशन की टीम जाएगी और ऐवान सदर पहुंचेगी, सदर मुमलिकत से मुलाकात करेगी, मुशावरत होगी एंड पॉसिबली उसके बाद कोई डेट सामने आ जाएगी। ऑल्दो वैसा नहीं हुआ, तो जानना ही चाहते हैं कि क्लियर डायरेक्शंस क्या थी, जाएं मुलाकात करें और उसके बाद जिस भी डेट के ऊपर इत्तेफाक होता है उसको अनाउंस कर दें। देखिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने डायरेक्शंस में बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात ये की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाए, खास तौर पर टेलीफोन करे, अगर सदर पाकिस्तान दस्तियाब नहीं होते तो बार बार टेलीफोन करके उनसे मुलाकात का वक्त लिया जाए और जिस तारीख के ऊपर सदर पाकिस्तान इतफाक करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स के दस्तखत होने चाहिए। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर की जानिब से दस्तखत करके कोई जामे एविडेंस या डॉक्यूमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश नहीं किया जाएगा, तब तक मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से कोई भी यकीनी सूरत-ए-हाल हमें पैदा होती अदालत में इलेक्शन कमीशन पेश होते हैं अफजल, तो ये बताइए कि उसमें सदर मुमलिकत का साइन डॉक्यूमेंट मौजूद होगा जिस पर उनकी दी हुई डेट होगी?
बिल्कुल ऐसे ही जो डायरेक्शंस दी गई थी उस पर चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर लिख दिया है सदर पाकिस्तान को, उसमें 11 फरवरी की तारीख भी दे दी गई है। अभी देखना होगा कि सदर पाकिस्तान की जानिब से भी आया कि वो 11 फरवरी की ही तारीख को लॉक करते हैं या कोई अपनी तरफ से भी कोई तारीख तजवीज़ देते हैं। तमाम सूरत हाल से कल जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जावेद, बहुत शुक्रिया। अदालती कार्रवाई के हवाले से भी आपने हमें आगाह किया। आम इंतखाबात की डेट अब चूंकि जवाब देना है सदर मुमलिकत को, और अब देखना है कि उनकी जानिब से क्या जवाब आता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं मेरे ख्याल में एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। आगे क्या कार्रवाइयाँ होनी है इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से। डेडलाइन तो ख़त्म हो चुकी है और उनका अपने मुल्क वापस जाने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में फरजाना अली, ब्यूरो चीफ पेशावर ने लंडी कोतल में जो होल्डिंग सेंटर है वहाँ पर मुकीम लोगों से बातचीत की है। जानिए उनकी मुश्किलात और क्या तासुरात हैं, उनके पास आपको ले चलेंगे। लंडी कोतल होल्डिंग सेंटर में मौजूद हैं। कल की निस्बत यहाँ पर रश बिल्कुल नहीं है। कुछ फैमिलीज हैं जो आज आई हैं या कल बच गई थी, उनको आज भेजा जा रहा है। कुछ के इंटरव्यूज हो गए हैं लेकिन कुछ फैमिलीज यहाँ पर मौजूद है। ये फैमिली जो मेरे साथ मौजूद है, इनका कहना है कि ये कराची से आए हैं, पूरी उम्र वहाँ पे गुजारी है। कैसा रहा ये सफ़र, पहली हिजरत और अब की हिजरत, ये सारी बातें हम इनसे पूछेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? गुलजमान खान। गुलजमान, कितना अरसा आपने कराची में गुजारा और आए किस दौर में थे? 1981 में आए थे, ईसा हिल पंजाब में रहते थे। 91 में फिर जो कराची आया सर। हाँ, उसके बावजूद उधर उठाने लग गए, ऐलान हो गए इलाकों में, ऐलान हो गया। गुलजार कॉलोनी में रहता था, उधर एकदम ऐलान हो गया, अफवाह हो गया। हमने बोला इज्जत से चला जावे, सही है, ऐसे नहीं जो जेलों में डाले। फिर जो है ना हम लोग इज्जत से आ गया। तो पहले क्यों छोड़ा था मुल्क? उस टाइम आया ना, उरूस आया था, उरूस ने हमले किया था, जहाज आया, 800 जहाज़ों ने हमले किया था, गरीब लोग निकल गए, फिर क्या करे। हाँ, बमबारी हुआ करती थी। हाँ, हमारा देवाल भी लग गया, तंदूर उड़ गया था। 1981 में। उसी दिन हम लोग आ गया, सब कुछ उधर ही छोड़ा। और कोई मुलाजमत वगैरह करते रहे हैं या दिहाड़ी करते थे? दिहाड़ी मारते, ठेकेदारी, छोटा मोटा जो ठेकेदार था, मिस्त्री। अच्छा। मिस्त्री था। अच्छा, जी जी। और गुजारा हो जाता था पाकिस्तान? हो जाता, दाल रोटी बन जाता। अच्छा। और 1 रुपये भी जो है ना वो तो नहीं था। जब पुलिस आपको लेके जाते थे और पैसे मांगते थे तो कितने पैसे आप दिए? उधर उनको छुड़ाने के लिए? 18, 20 हजार, 30 हजार, लाख भी दिया किसी अफगानियों ने। अच्छा। हाँ, लाख भी दिया। और फिर हाँ, गरीब लोग तो जान छुड़ाते थे सर। इससे अच्छे हम लोग आगे निकल गया, अपना मुल्क जाएगा। अच्छा, अभी आप जब कराची से आए हैं, एक दूसरे ट्रक पर आए थे और अभी यहाँ से ये क्या सिलसिला है? वो ट्रक फारिग कर दिया? अच्छा, जो है ना उस वाले ने जो है 3 लाख रुपए लिया था और अभी जो है ना 1,30,000 रुपए मिला है ट्रक को। अच्छा। 1,30,000 जलालबाद तक। उसने सिर्फ आपको लंडी कोतल तक छोड़ा? इधर तक छोड़ा, हाँ, इधर तक छोड़ा। अभी 1,30,000 पर आप जलालाबाद जाएंगे? जी सर, हाँ जी। हम लोगों ने उधार पैसे, किसी ने, इंसान है, अचानक काम हो गया, किसी के पास होता है, किसी ने उतारा आना, उधार लिया, आए बेचारे। कुछ अपने मुल्क वालों से बात हुई, कैसा लगता है, कैसे वहाँ पे अब कुछ हालात बेहतर है? उधर इंशाल्लाह अभी थोड़ा बहुत अच्छा हो चुका है, थोड़ा बहुत। अल्लाह कोई है वहाँ पे जहाँ आप जा रहे हैं अभी? उधर जाते हैं, रिश्तेदार है, गाँव है, उधर ही गाँव जाएगा। उन्होंने आपके लिए किसी घर वर का बंदोबस्त किया? नहीं नहीं, अल्लाह बस उधर ही जाएगा, मेहमान जैसे जाएगा, फिर जो है ना अपना आबादी करता रहेगा आराम आराम से। नहीं, आपका पुराना घर तो होगा ना? वो होगा, देवाले नहीं होगा, मगर कितना अर्सा हो गया, 40 साल हो गया नखला, आपका जगह भी नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, जरा मिलवाइए ना हमें इनसे। ये थोड़ा इस तरफ हो जाए जरा। हाँ, ये सारे आपकी फैमिली है? ये बेटी है आपकी? ये भी बेटी है आपकी? आप तो कराची में पली बड़ी है ना? क्या नाम है आपका? नाजिया। है कि इनकी जो ख़वातीन है उनके साथ बात करें, लेकिन जाहिर है एक कल्चर है उनका, उसमें ख़वातीन कैमरे पर बात नहीं करती। तो इस नौजवान को लगा कि हमारी बहनों को कैमरे पर नहीं आना चाहिए। चलें, हम आपके जो ये एहसासात हैं इनकी कदर करते हैं, बिल्कुल जिसके साथ आप कहेंगे उसी के साथ बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान, कराची में पैदा हुए? जी, कराची में पैदा। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल आप कराची में रहे, कौन से इलाके में? कराची एफ गुलजार कॉलोनी, एक ही गली में बड़े हुए, एक ही घर में।
एक ही घर में एक बहुत ही। सारे। अच्छा, तो कराची छोड़ते हुए कैसा लग रहा था? अभी जाहिर सी बात है, पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है, वहाँ यार दोस्त से काम वगैरह था, सारा सेटअप बना हुआ था। तो अभी बुरा तो लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। अभी अपना वतन भी जा रही है, ये भी एक खुशी है, अपना अपना वतन देखेंगे। अभी तक अपने वतन नहीं देखा था? नहीं, अभी तक नहीं देखा अपना ये वतन। पहली दफा जाओगे? जी, पहली दफ़ा जाएंगे। लंडिकोतल के इस होल्डिंग कैंप में आज हमने आपको कुछ किरदारों से मिलवाया, कुछ लोगों से मिलवाया, कुछ उन अफगान बाशिंदों से मिलवाया जो गैर कानूनी गैर मुल्कियों की फहरिस्त में आते थे। अगर हम सहूलियात की बात करें, जैसा कि पानी का होना, खुराक का होना, या फिर किसी वाशरूम का होना, जब हज़ारों की तादाद में आप लोगों को कहीं बुलाते हैं या बिठाते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो वाशरूम होता है कि अगर औरतें हैं, बच्चे हैं उनके साथ, तो कैसे उन्होंने यहाँ पे रहना है। बहुत सारी चीज़ें मीडिया ने आपको बताई कि आपको करनी है। एक तो ये है, उन्हें मुल्क छोड़ के नहीं जाना था, वो पाकिस्तान छोड़ के बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते थे, वो एक अलहदा बात है। लेकिन जाते जाते किसी एक सहूलत का दे देना भी बहुत बड़ी चीज़ों को और शिकायतों को रोक देता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से शिकायतों का और गिले शिकवों का अंबार लग गया। तो फरजाना अली से आपने जाना कि किस तरह की मुश्किलात हैं जो लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। गो के इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात किए गए हैं और उन्हें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें फराहम करने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह फरजाना कह रही थी कि अगर हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे और चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा तो जाहिर है उसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। और उसमें ऐसी फैमिलीज़ भी थीं जो कराची में ही पैदा हुई हैं, कभी उन्होंने अफ़गानिस्तान देखा नहीं है, उनका एक तरह से बर्थ प्लेस पाकिस्तान ही है। और उसके ऊपर वो ये कह रहे थे कि उन्हें दुख भी है, साथ में खुशी भी है कि वो अपने वतन वापस जा रहे हैं। बिल्कुल, 3 नस्लें, उस फैमिली की तो 3 नस्लें जो कि पाकिस्तान में ही रही और सोवियत यूनियन के अटैक के ज़माने से वो बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। और ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो मुल्क भर में मेरे ख्याल में दहाइयों से अपना वक्त गुजार रही हैं और वो शायद ये भी भूल गए थे कि ये उनका अपना वतन भी नहीं है। ऐसे और बहुत सारे मुल्क में ऐसे गैर मुल्की मौजूद है पाकिस्तान में जो कि यहाँ ये गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अब वतन अपने वापस जा रहे हैं। मुश्किलात भी हैं, लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो पाकिस्तान के बेहतरीन इंटरेस्ट पर यह फैसला भी किया गया है। इसके साथ ही एंकर्स व्यू का वक्त भी हुआ है ख़त्म। मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।